टीचिंग भी नहीं हुई उसको। ऑर्गेनाइजेशन आपसी मेलजोल, आपसी समझ जिसको बोलते हैं आप लोग, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता कि स्थापना दिवस, जैस का स्थापना दिवस बिरसा ब्रिगेड के लोग मनाते हैं, तब लगता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग में ताकत आई है। ये होगा तो मजा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं वो डॉक्टर मीना जो बोल के गए, मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा बोले और वो जो बोल रहे थे उसको हम लोग सीरियस नहीं लिए, उस बात को थोड़ा भी सीरियस नहीं लिए हम लोगों ने। अगर मैं किसी को खड़े करके पूछूं डॉक्टर मीना ने क्या बोला, तो कोई नहीं बताएगा। वो दिल्ली से आया है, इतनी अच्छी बात किया है उसने, इतनी सेंसिटिव बात किया है, गंभीर बात किया है उन्होंने। उनको सीरियस नहीं लिया किसी ने। मेरे को उस बात का दुख है। इतनी गंभीर बात बोल के कोई आदमी हमारे बीच में आता और चले जाता है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको ब्रेन पैरालिसिस बोलते हैं। जिसके ब्रेन को लकवा मार दिया, ऐसा ब्रेन हो गया है हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। ये 3 मुद्दे आप लोग किसी अखबार में नहीं पढ़ेंगे। ये 3 मुद्दे आप लोग किसी टेलीविजन में नहीं देखेंगे। ये 3 मुद्दे आप लोग आपस में डिस्कस करते हुए भी नहीं सुने होंगे अभी तक। पहला मुद्दा यह है कि आरएसएस ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है राम पदगमन। राम पदगमन का मतलब है कि राम जी जहां जहां से गुजरे वो एरिया को इन्होंने लोकेट किया है। उसका नेट पे जाओ, अभी आप सर्च मारो राम पदगमन का, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताना चाहता हूं। वो राम पदगमन का जो मसला है वो मणिपुर से शुरू होता है और केरल में जाकर रुकता है। उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, ये पूरा क्षेत्र आ रहा है। और इसको वर्ल्ड टूरिज्म जो है, वर्ल्ड हेरिटेज का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर, टाइगर बफर जोन के नाम पर 288 टाइगर है जिसको लोकेट किया सेंट्रल इंडिया में कि 288 टाइगर है। 288 टाइगर को बचाने के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन रिजर्व किए इन्होंने। 2 लाख हेक्टेयर जमीन, और वो 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो मामला है वो 2 करोड़ आदिवासियों को इफेक्ट करता है। 2 करोड़, 280 टाइगर के लिए 2 करोड़ आदिवासियों की बलि। अभी पहले झगड़ा था गवर्नमेंट वर्सेस आदिवासी, अब झगड़ा हो गया है टाइगर वर्सेस आदिवासी, टाइगर वर्सेस ट्राइबल। यानी आदिवासियों का झगड़ा शेर से है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो टाइगर मैप बनाया गया है वो सेम टू सेम राम पदगमन एरिया है। गौर से सुनो, पहले दिमाग में डाल लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वो क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों के 60% 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं। To demolish the provision of 5th schedule
उन्होंने जो प्रॉपर प्लानिंग किया है वो ऐसे किया है कि प्राणी प्रोटेक्शन के नाम पर, टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर, राम परिगमन के नाम पर 5th शेड्यूल का एरिया डिमोलिश कर देंगे। और वो पूरा 5वीं अनुसूची का 60% क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया का, और 6वीं अनुसूची का 40% क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको आप लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर इसलिए बोलते हैं वो 7 राज्य है। साथियों, इस देश में 2 भारत है। मैं ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूं, 2 भारत है, एक आदिवासी भारत और दूसरा आधुनिक भारत। मैं जिस आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं ये अभी संविधान बनने के बाद बना है, लेकिन जिस आदिवासी भारत की मैं बात कर रहा हूं ये इस देश में हजारों 10,000 साल से अस्तित्व में है। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये पहले से अस्तित्व में है। तो इस देश में आधुनिक भारत वर्सेस आदिवासी भारत ऐसा झगड़ा चल रहा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आधुनिक भारत का मतलब होता है मॉडर्न इंडिया, और आदिवासी भारत का मतलब होता है एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत है उसका आधुनिक भारत के साथ में झगड़ा चल रहा है। प्राचीन भारत बोलता है उसके इस देश के जल जमीन जंगल पे सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार है। आधुनिक भारत बोलता है कि इस देश के जल जमीन जंगल पे उसके संवैधानिक राष्ट्रीयता के अधिकार है। आप जब 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों की बात करते हो तब तक ये लोग आप पे देशद्रोह का केस लगाते हैं। ये ऐसा झगड़ा है, ऐसा लगता है सीधा, लेकिन ये जिलेबी की जैसा सीधा है। ये मामूली बात नहीं है। सिविल वॉर की तरफ जा रहा है देश। मैं बार बार यही बात बताता हूं कि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं उस क्षेत्र में इस देश की 60% जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, वो इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। अरे सैनिक तो बॉर्डर में होने चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर में होना चाहिए, चाइना के बॉर्डर में होना चाहिए, श्रीलंका के बॉर्डर पे होना चाहिए, नेपाल के बॉर्डर पे होना चाहिए। वो आदिवासी क्षेत्र में क्या कर रहा है? ये सैनिकों की आदिवासी क्षेत्र में क्या जरूरत है? जिस आदिवासी के बदन में कपड़े नहीं, वो जो घास की झोपड़ी में रहता है, जिसके पास खाने को ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके घर के बाजू में 2 AK-47 पकड़ के जवान चौकीदारी कर रहे हैं। मामला क्या है? क्या मामला है? गौर से सोचो देश में क्या चल रहा है। मंदिरों के बारे में सोचोगे हो? मैं भाई ने बोला कि सिवनी में मॉब लिंचिंग का काम हुआ है। वो कुछ आदिवासियों के पास में गाय का मटन मिल गया, उनको मार दिया गया बजरंग दल के द्वारा। उनको स्पॉट में मार दिया गया, उनकी बेल हो गई, वो लोग घूम रहे हैं। और वहां पे फिर दहशत का माहौल है कि बजरंग दल की तरफ आदिवासियों में गुस्से से नहीं देखना चाहिए, डर रहे हैं लोग, ऐसा दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये एग्जांपल है अपने सामने, स्टेट में क्या चल रहा है उसका एग्जांपल है। साथियों, ये सब चीजें प्रैक्टिस की जा रही है सिर्फ आदिवासियों के बीच, कि आपके दिमाग में क्या निर्माण कर दिया जा रहा है कि आपको पुलिस से तो डरना ही है, साथ में आरएसएस से भी डरना है। जाओ किसी क्लास 1 ऑफिसर को खड़ा करो, मैं भोपाल में बात कर रहा हूं, किसी क्लास 1 ऑफिसर आदिवासी ऑफिसर को बुलाओ कि भैया तू जैस के सम्मेलन में क्यों नहीं आया, तो वो बोलेगा मैं जैस के सम्मेलन में जाता तो इनको पता चल जाता, मेरे पे डिपार्टमेंटल एक्शन होता।
मेरी ट्रांसफर हो जाती। ये गैस के बच्चे जिन्होंने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़े, आज वही अधिकारी ये कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, इस बात का दुख है। यही बच्चे आरक्षण का आंदोलन करने सड़क पे खड़े होते, लेकिन जब उनके अस्तित्व की बात आई यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी में, जब वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहां कोई ऑफिसर नहीं आता। क्या है ये? क्या इंडिकेट करते हैं? क्या संकेत मिलता है इससे? आप सोच सकते हो आपके ऑफिसर कितने प्रेशर में है, कितने दबाव में है, कितने दबाव में। ये कंडीशन का जायजा लेना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि ये कंडीशन में कि पूरे देश के 2 करोड़ आदिवासी यहां से खत्म हो जाएंगे, इस बेल्ट से पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है आदिवासी भारत जो है वो हिंदू भारत बन जाएगा। चाहे उसके 50% वर्ड जो है वो संस्कृत के है, इसलिए ये आदिवासी नहीं है। अब तो भीलों के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया है। भील वंश के अस्तित्व का प्रश्न है ये कि वो आदिवासी है नहीं है। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला जा रहा है, और वही लोग जो लोग बोलते हैं वो लोग खुलेआम हमारे बीच में घूमते हैं। हमारे लोग उनकी थैली पकड़ पकड़ के काम कर रहे हैं। तुम आदिवासी नहीं रहोगे तो क्या रहोगे तुम? तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा भाई? एक तरफ यहां की गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि भारत में आदिवासी नहीं है, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट बोलती है कि भील वंश के लोग जो भिल्ली भाषा बोलते हैं उनके शब्द संस्कृत से मिलते हैं, वो आर्य संस्कृति के शब्द है, इसलिए वो भी आदिवासी नहीं है। ऐसा तुमको खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं। वो लोगों के लिए जो तुम्हारे बीच में षड्यंत्र रचते हैं, वो लोग घूम कैसे सकते हैं यार तुम्हारे बीच? हमारे लोग सीरियस क्यों नहीं है उसके लिए? तो क्या झक मार लिया? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में इन्होंने एक प्रस्ताव नहीं लाया। अभी बताओ 5 साल में ऐसा कौन सा प्रस्ताव आया है जो तुम्हारे रोजगार और तुम्हारी जमीन से जुड़ा हुआ है? बताइए, चलो बताओ, मेरे को खड़े होके बताओ। एक आध प्रस्ताव है? 112 प्रस्ताव हुए 5 साल में पास। 112 में से एक आदिवासियों का प्रस्ताव नहीं था। तब कहां गए थे तुम्हारे नेता? तब कहां गए थे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, बड़े बड़े लोग? जब रियल बात बोलो तो तुमको तकलीफ होती है। ये हवा में बात नहीं होना, कुछ तो भी ऐसा गम्मत का खिलौना लेकर बड़ी बात करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते। जमीन पे आओ, उसके रूट्स पे जाओ। तुम्हारी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। आज संगठन को बचाने की बात नहीं है, समाज को बचाने की बात है। जिंदा कैसे रहेगा? जब वो भील आदिवासी नहीं रहेगा तो आदिवासी तो आधे टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक अभी भील पे आई तो गोंड चुपचाप है, कोरकू चुपचाप है, कोल चुपचाप है, कल गोंड पे आएंगी तो भील भी चुपचाप है। इसको समाज नहीं बोलते। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज नाम की चीज है। जात के लिए टंटे भील ने काम नहीं किए। कुर्बानी टंटे मामा की जात के लिए नहीं थी, समाज के लिए थी। बिरसा मुंडा की कुर्बानी समाज के लिए थी। राघोजी भांगरे की कुर्बानी समाज के लिए, बाबूराव शर्मा की कुर्बानी समाज के लिए थी, जात के लिए नहीं थी। ये जात नाम की संकल्पना से बाहर आ जाओ। धर्म और जात, बिरसा मुंडा ने बोला ये खिलौने हैं, ये लड़ाई के मैदान में काम नहीं आते। जो सैनिक होता है वो जात और धर्म का सहारा नहीं लेता। जो सैनिक होता है वो अपने वंश और संस्कृति की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है। आप सैनिक हो, कोई मामूली नहीं है। बताइए जहेज के बाद कौन सा संगठन है जो भीलों में काम कर सकता है? उसी संगठन के पर काटने की बात कर रहे हैं, उसी संगठन को खत्म करने की बात करते हैं। जब जैस के बारे में बोला जाता है ये नक्सलवादी संगठन है, ये भी टोपी पहन रहे बिरसा ब्रिगेड जैसी, तब कोई नेता कोई कुछ नहीं बोलता है। जो अपने आप को नेता बोलते हैं, जैस का अभी विधायक वगैरह बन गए, तब कहां थे तुम्हारे? मुख की चुपचाप रहते। तुमको नक्सलवादी बोल दिया तो गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, तुमको मारने की परमिशन मिल जाती है। थोड़ा सोचो,
क्या कोऑर्डिनेशन है हमारा? हमारे आंदोलन में ओबीसी क्यों नहीं आता है? हमारे आंदोलन में एससी क्यों नहीं आता है? एससी नहीं सोच रहा है मध्य प्रदेश का एससी की सबसे बुरे हाल है, ओबीसी के उससे बुरे हाल। एक को ऐसा लगता है कि ये मर रहा है तो मैं चुपचाप रहूं, वो भूल जाता है कि दूसरा वेटिंग लिस्ट पे है। आप लोग ये जो सिचुएशन है इसको समझो। ये पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल वॉर। किसी ने बोला नवंबर महीने में इलेक्शन है। कौन से राज्य के इलेक्शन है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। और कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है? 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में। किसकी जमीन पे हुआ है? आदिवासियों की जमीन पर। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पूरे प्राइवेट सेक्टर को आदिवासियों की वन जमीन ये लोग उसको लीज में दे रहे हैं। आप नेट खोलिए, आपका जो बच्चे सुन रहे हैं वो नेट खोलिए और देख लेना जाके घर में कि नेट पे आपको दिख जाएगा ये लीज पे देना शुरू कर दिए। जिस वनाधिकार की बात अभी मीना जी कर रहे थे वो वनाधिकार की बात मध्य प्रदेश में हो नहीं सकती, क्योंकि 60% जमीन 60% जमीन इन्होंने देने का ये बना दिया है, प्लानिंग कर लिया। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो तुमको वनाधिकार कहां से मिलेगा? सिर्फ पेपर में रहेंगे वनाधिकार, जमीन तो दूसरे ले लेंगे लीज पर। यहां मंदिरों को रेगुलराइज कर रहे हैं, पंडितों को रोजगार मिलता है, जो मेहनत का आदमी है वो दूसरे प्रदेश में जाकर पेट भरता है। ये गवर्नमेंट की सोच देखो, उनको नंगा भूखा आदिवासी आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसके बदन पे कपड़े हैं, जो मेहनत नहीं कर रहा है, वो मंदिर में बैठा एक ही मंत्र बोल रहा है, उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ये मेहनतकश लोगों के पक्ष की सोच है क्या? और जिसने एमएलए बने अपने, जब ये बिल पास हो रहा था वो क्या कर रहा था? एमएलए उसको खड़ा करो, उसका सत्कार करो, मैं जाता उसके पैर पड़ने। अबे देखो अपने भाई की याद क्यों नहीं आई जब ये बिल पास हो रहा था? तो जब लीज पे जमीनें दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? वहां चुन के गया ना। देखो ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, आदिवासियों ने दिए। आदिवासियों के वोट के भरोसे तू गया और चुपचाप है। अब और कौन सा बनाना है इनको? कौन सा मिनिस्टर बनाना है? कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? मेरे को एक बात की चिंता है कि ये गवर्नमेंट फिर से आएगी तो इसके खिलाफ में लड़ने के लिए तुम्हारे पास सोशल संगठन मजबूत है क्या? नेता मजबूत है क्या? मैं ये देखने नहीं आया, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जिस लड़ाई को तुमको लड़ना है उसमें नेता एक चपरासी का भी काम नहीं कर सकता है, वो किसी काम का नहीं है। ये जमीन की लड़ाई है, ये तुम्हारे जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं है, इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारे सिटीजनशिप को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। They are challenging your constitutional rights of citizenship. They are challenging your personal rights of indigenous identity. साथियों, बार-बार मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि अब राष्ट्रीय पहचान की साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की भी जरूरत पड़ेगी। आपका राष्ट्रीय संविधान में आपके लिए इतने प्रोविजन थे, 70 साल गुजर गए, आज 70 आईएएस ऑफिसर नहीं ढूंढने को मिलते हैं, 70 जज नहीं बन पाए आदिवासियों। अब तुम मरने की कगार में हो, तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, यानी इंटरनेशनल साउंड की जरूरत है। अरे तुमको भारतीय संविधान में रहने के बाद तुमको कुछ नहीं मिला, अब तो अंतरराष्ट्रीय संविधान से खत्म कर रहे हैं तुमको। मैं 2 पॉइंट और बोलूंगा, मेरे को लगे चिट्ठी लेके आया, मैं डर गया।
क्योंकि यहाँ चिट्ठी बहुत चल रही है और सही बात है। तो बड़ी बात यह है कि जितना एटमॉस्फेयर दिख रहा है जैस का, ये मामूली नहीं है। मैं जानता हूं अपने घर से कैसे वो लाया होगा बेरोजगार लड़का, पैसे जमा करके कैसे आया होगा यहाँ पर। ये मीटिंग बहुत क्वालिफाइड है, ये सोशल क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये मामूली लोग नहीं है, ये ऑफिसर नहीं है चलेगा, ये बेरोजगार है चलेगा, लेकिन सोशल क्वालिफाइड है। इसको समाज की कीमत समझते। सोशल क्वालिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये चिल्लर चीज है। आप कैसे दिखते हो ये बड़ी बात नहीं है, कैसे सोचते हो ये बड़ी बात है। लड़ाई सोच की है, उस लड़ाई को जीतना है। ये जो मैं शुरू में आता था, मैं विक्रम आचार्य को देखता था, बड़ा प्रिंसिपल आदमी दिखता था, मेरे को मालूम भी नहीं था कि एम्प्लॉय है। और मैं बाद में पूछता था लोगों से कि एम्प्लॉय है क्या? दादा एम्प्लॉय है। मैंने बोला इतना सीरियस काम कर रहे हैं। मैं पूरे मुजाहिदों को देखता हूँ, उनकी पूरी टीम को देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये इतने डेडिकेटेड है। और मेरे को बड़ा खुश होता था मैं जब कैंप्स लेता था और सब लोग बैठते थे, पूरे जैस के लोग बैठते थे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बिरसा ब्रिगेड के हूँ कि जैस का। और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जैस का नेता बन जाऊंगा, मैं बिरसा ब्रिगेड का नेता बन जाऊंगा, समाज का बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ढूंढ रहा हूं मैं कौन बन सकता है। सच्चाई है, अपना कोई वाली नहीं है, याद रखना। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये मध्य भारत को खत्म करेंगे। अभी 2024 में नजर नहीं आएंगे तुम। ये इस इलेक्शन के मार्फत इस पे कब्जा करने का गणित है। चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, दोनों की स्ट्रेटेजी इसी टाइप से होती है। बात तो तब है जब हम अपनी शर्तों पे, अपनी तरीके से, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की आने वाली जनरेशन के लिए प्लानिंग करके कोई काम करें। मेरे को ये मामला मेरे को पसंद नहीं आया। हेलो, ये मामला मेरे को कभी पसंद नहीं आया कि अपन कांग्रेस, हाँ मैं भी बहुत फेवर किया, क्योंकि यहाँ बहुत आरएसएस का बीमारी बहुत था अपने क्षेत्र में। मैंने बोला जो नहीं होना पहले तय कर लो, क्या होना बाद में तय कर। तो पिछले इलेक्शन में कुछ एमएलए बनाए हमने, मैं उसका साक्षी हूं। और अगर वो यहाँ होंगे तो उनको जुबान भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने के लिए। लेकिन मैंने देखा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, किसी ने समाज के लिए काम नहीं किया, किसी ने मिशन के लिए काम नहीं किया, किसी ने जेल्स के लिए काम नहीं किया, किसी ने बिरसा ब्रिगेड के लिए काम नहीं किया। मंत्री भी बने तो भी काम नहीं किए। कोई लड़कों को प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैं जानता हूं कि ये जो प्रोग्राम करे होंगे कैसी कंडीशन में करे होंगे। ये जो प्रोग्राम हो रहा है जैस का, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, लेकिन जिन्होंने आयोजित किया है ना, उन पे क्या बीतती है मैं जानता हूं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में काम चल रहा है समाज में, इसका सही फायदा उठाना चाहिए। ये जैस के स्थापना दिवस नहीं है, विचारों का स्थापना दिवस है। पहले बोलते थे लोग। मैं गया इंदौर के प्रोग्राम में मैं देखा शुरू में मेरे को एकता परिषद के कार्यक्रम में जल्दी चिट्ठी दो, इसको भराओ, बोलने मत दो, ये वाला कार्यक्रम बहुत हुआ मेरे साथ। और मैंने देखा ये चलता है, होना भी चाहिए, मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे समाज का कार्यक्रम। लेकिन कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए जैस वालों की, इनकी विचारधारा क्या है आदिवासी युवाओं। आज यूनाइटेड नेशंस में मालूम हो गया है कि शहीद महान विद्रोही क्रांतिकारी भगवान टंडन ही कौन है। ये मालूम हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मालूम हुआ है। अभी मालूम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टंडा मामा पे आर्टिकल लिखा है। अपन बोल रहे हैं कि पूरे देश में इतने साल तक के 17 साल तक के सशस्त्र संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ में किसी क्रांतिकारी ने नहीं किया जो टंडा मामा ने किया। ये स्टैब्लिश किए अपन ने, वर्ल्ड में अभी उसकी चर्चा हो रही है।
दूसरे देश के आदिवासी उससे प्रेरित हो रहे हैं टंटा मामा से, लेकिन अपने यहाँ का आदमी गोलगोल की थैली पकड़ के जा रहा है। अबे तेरे बाप को देख, उसमें कितना दम था, वो किसी भगवान से कम नहीं है। सच्चाई तो है, अगर टंटा मामा नहीं होता तुम नहीं होते, तुम्हारी पहचान भी नहीं होती, जितनी जमीन हमारे पास है वो भी नहीं होती। सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड्स जाको देखो, गैजेट्स पढ़ो, जो ब्रिटिश एमिरियंस के रिकॉर्ड है वो देखो। लेकिन हमारे लोगों ने टंटा मामा को डकैत बोला, हमारे लोगों ने टंटा मामा को चोर बोला, हमारे लोगों ने टंटा मामा को क्रिमिनल टाइप बोला, और अब सब जान रहे हैं कि ये कौन है, इस देश में कौन है। मैं गर्व से बोल रहा हूं भाई, अगर नहीं होगा जो वहां हमने भी रखने लगा है, पिछले बार जब यहां मीटिंग हुई थी इंदौर में, तो वहां यहाँ के मुख्यमंत्री थे और हमने एक सीनियर सांसद को लेके आए थे इंदौर में, शरद पवार जी। उन्होंने यहाँ पास अभी प्रस्ताव दिया कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर में टंटा मामा का पुतला होना चाहिए, लेकिन ये लोगों की नीयत नहीं है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये पहली बार होगा देश के इतिहास में कि टंटा मामा की स्टैचू कहां बिठाई जाए। जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा, देश के किसी भी क्रांतिकारी का टंटा मामा से कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसका इतिहास सामने आएगा कि वास्तविकता में इस देश के सच्चे मालिक कौन है, सच्चे क्रांतिकारी कौन है। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन टंटा मामा का जो इतिहास है वो आज इस देश के भी नहीं पूरे आदिवासियों को जिंदा कर रहा है, वर्ल्ड के आदिवासियों की प्रेरणा बन रहे हैं। ये गर्व है सेटिस्फैक्शन है। राहुल जी मामले के बारे में बात चल रही है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी ने पूछा कि जैस किसकी विचारों से चलता है, तो आपको बोलना है जैस टाटा और बिरला के विचारों से नहीं चलता है, टंटा और बिरसा के विचारों से चलता है। ये लोग ऐसा समझते थे कि इनके पास कुछ नहीं, आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं। जहां सब खत्म होते हैं वहां से आदिवासी शुरू होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। मैं आधिकारिक रूप से बोलता हूं, सबके सामने बोलता हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं, इनके जेएनयू में जाके बोलता हूं, मेरे वहां पे भी लेक्चर शुरू होता कि 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, 30% बाकी लोगों ने लड़ी। मेरे को बोलना चाहिए, किसी ने मेरे ऊपर केस डालना चाहिए कि गलत बोल रहा है। हम साबित करके बता सकते हैं कि इस देश की आजादी की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी और बदले में उसके हिस्से में क्या आया, भूखमरी। उसकी जमीन से उसको विस्थापित कर रहे हैं। वो 5 रुपए किलो चावल के लिए तरस जाता है, वो बीपीएल कार्ड के लिए लाइन लगाता है, खाना नहीं मिलता करके मर जाता है। देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता, आदिवासी मरता है। ये हालत है। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया, उस पर चर्चा शुरू हो गई। मैंने बोला यहां पर ऐसे क्षेत्र है भारत में जहां पर पैरासिटामोल गोली नहीं मिलती, बुखार की गोली, जानते हो पैरासिटामोल गोली, बुखार की गोली वो नहीं मिलती, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। आदिवासियों की बंदूक की गोली से मौत होती है, बीमारी से नहीं। उसको पैरासिटामोल गोली नहीं मिलती भाई, लेकिन उसको गोली मिल जाती है बंदूक। ऐसी स्थिति में आप लोग फंसे हैं, इसमें से कैसे निकलेंगे? ये ऑर्गेनाइज करने से नहीं, प्लानिंग क्या है हमारे पास? बहुत अच्छी बात बोली दीदी, विदाउट प्लानिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बिरसा ब्रिगेड जितना नहीं उखाड़ सकता, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। ओबीसी का कहने वाला
शेड्यूल कास्ट का कैडर लाओ, माइनॉरिटी का कैडर लाओ, आदिवासी कैडर लाओ, इनको ज्वाइंट करो, इनका ज्वाइंट वेंचर में कैडर लो और सोशल ये राजनीतिक गठबंधन करते हैं, अपन सामाजिक गठबंधन करो। इसकी काट है, उसके पास राजनीति है तो तुम्हारे पास रणनीति होनी चाहिए। सामाजिक गठबंधन इसकी काट है। जैस ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस समाज का ये एक एटम बम है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता हूं। ये ताकत है जो किसी नेता के माध्यम से नहीं बनी है। वो यहां पर बैठा हुआ आदमी हर एक अपने आप में नेता है। मैं कभी ये क्लेम नहीं करूंगा कि ये बच्चे को मैंने तैयार किया है, मैंने बोला नहीं, उसकी खुद की सोच है। आज उन लोगों ने किसी का सहारा नहीं है, फिर भी लोगों ने काम किए। अभी 2 प्रोग्राम्स हो रहे हैं जैस के, एक इंदौर में, एक यहां पर। हमारी कोशिश रहेगी ये एक प्रोग्राम कैसे हो और ये करके बताएंगे, कोई कहीं नहीं जाए। बड़ी चीज है। मैं सिर्फ 2 बातों पे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे? संगठन का मतलब क्या है? भीड़ नहीं हो सकती, सोच वो भी नहीं हो सकती। संगठन बोला किसको जाए, किसके बदौलत ये समाज जिंदा रहेगा, किसके बदौलत आप लोग एक बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हो। आपके पीछे तो कोई नहीं है, कोई देश नहीं है आपके पास। पूरे देश में, विश्व में इन्होंने इतिहास की किताबें बदल दी, लेकिन भारत पहला देश है जो इस देश के एंथ्रोपोलॉजी को बदलने की कोशिश कर रहा है। अभी उन्होंने एनसीईआरटी में किया है, लेकिन साथियों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यह सच है, एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जब से भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी इस जमीन पर रहता है। ये याद रखो। ये बार बार भगवान को बीच में लाते हैं। भगवान हमारी जमीन पे आए हैं, वो भी भारी है। जब आदिवासी की आदिवासियत पे बात होती है तो सच्चाई सामने होनी चाहिए।